1961 ये वो साल है जब अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने अपने ड्रेक इक्वेशन के जरिए ये कहा था कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है। रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक कुछ थ्योरिस्ट ने फेमस फर्मी पैराडॉक्स का अब तक का सबसे खतरनाक सोल्यूशन ढूंढ लिया है जो असल में वर्क करता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एलियन एक मैट्रियोश्का ब्रेन नाम की डिजिटल रियलिटी में रह रहे हैं। असल में ये उनका दावा है। 1997 में इन्वेंटर रॉबर्ट ब्रेडब्रिक ने अपनी एक बुक में एयर मिलियन में साइंटिस्ट एट द फार एज ऑफ नॉलेज में ये बताया था कि कुछ एलियन सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो सकती है कि वो अपने करीबी स्टार के गिर्द मल्टीपल डायसन स्फीयर का स्ट्रक्चर बनाकर खुद को एक डिजिटल वर्चुअल यूनिवर्स में अपलोड कर सकते हैं। एक्चुअल में इन थ्योरिस्ट का ये दावा है कि अगर ये सिविलाइजेशन रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह एक के अंदर एक अनगिनत डायसन स्फीयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उनसे बनने वाला टोटल स्ट्रक्चर नेपच्यून के ऑर्बिट जितना बड़ा होगा और उस स्टार की एनर्जी को बगैर लीक किए मुकम्मल निचोड़ने की वजह से उनका ये सारा काम प्रैक्टिकली अनडिटेक्टेबल होगा। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि एलियंस के स्ट्रक्चर में पावर कलेक्टर्स, कम्युनिकेटर मॉड्यूल्स, हीट रेडिएटर्स और बहुत ज्यादा सिलिकॉन मौजूद होगा, लेकिन इन सबसे स्पेशल एक चीज उनके पास होगी जो हम इंसान भी अभी तक नहीं बना सके, और वो है कंप्यूट्रोनियम। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल है जिसका हर एक पार्टिकल एक छोटे इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। बेसिकली ये आइडिया ऐसा है कि जैसे एक आम कंप्यूटर में अनगिनत मटेरियल से बने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर 0 और 1 के डाटा को अपने जरिए रिले करते हैं, वैसे ही इस कंप्यूट्रोनियम के एटम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि वो बगैर किसी मटेरियल के खुद ही इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर की तरह काम करेंगे, और इसका नतीजा उनका पूरा मैट्रियोश्का ब्रेन सिस्टम और वो डायसन स्फीयर का स्ट्रक्चर एक सोलर सिस्टम के साइज के सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बना लिया है तो वो उसमें वर्चुअल यूनिवर्स बनाकर अपने आप को 0 और 1 की फॉर्म में उस सिस्टम में खुद को अपलोड करके हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। नासा के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन के हेड ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि अगर कोई भी एलियन सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस हुई और उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार देंगे। ये है फर्मी पैराडॉक्स का दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक सोल्यूशन, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, जिसे चाइनीज ऑथर ने अपने इस बुक में डिटेल से बताया है। इन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर ये प्रिडिक्ट किया कि एलियंस इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है और उसमें रहने वाली सिविलाइजेशन शिकारी है जो उस जंगल में खाने और रिसोर्सेज के लिए दूसरों के साथ कम्पीट कर रहे हैं। इन क्रिएचर्स का मेन गोल सर्वाइवल और खुद को प्रिजर्व करना है, तो ऑब्वियसली ये लोग अपनी एक्सप्लोरेशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगे और ये जितना हो सके खुद को अपने रेडार और फ्रीक्वेंसीज को छुपाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ताकि इनके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई भी ना जान सके। बस यही वजह है कि एलियंस लाइफ हमारे आसपास होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देते। बेसिकली थ्योरिस्ट को इस थ्योरी का आइडिया गेम थ्योरी से आया है। हमारी पूरी कायनात किसी यूनिवर्सल गेम की तरह है जिसमें अलग अलग एक्शंस हमें सेट ऑफ आउटकम्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C1 और C2 सिविलाइजेशन है जो कि एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के बारे में पहले से ही जानते हैं और ये दोनों सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में से किसी एक सिविलाइजेशन का तबाह होना तय है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के बावजूद अनजान होंगे, जिसकी वजह से इस गेम का आउटकम बिल्कुल 0 है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इसमें आउटकम मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन फाइनाइट, क्योंकि आप किसी को एक ही बार मार सकते हैं। लेकिन इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है जो हमेशा के लिए सच होने वाली है कि इन दोनों में से कोई एक तो मरेगा ही, लेकिन कौन मरेगा ये कोई भी नहीं जानता। बेसिकली अब हमारे पास 3 आउटकम्स मौजूद
हैं 0, 5 और इन्फिनिटी। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। अगर C1 सिविलाइजेशन को फर्स्ट चांस मिलता है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो C2 को खत्म कर दे या फिर कुछ भी ना करे। कंडीशन को देखते हुए C1 की लॉजिकल चॉइस C2 को खत्म करना है। इसके चांसेस 5 माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इसलिए क्योंकि C2 के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस इन्फिनिटी है। यहाँ पर हम C1 के नजरिए से C2 को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर C1 ने कुछ भी ना किया तो क्या होगा? इस केस में वो पूरे तरीके से C2 के रहमो करम पर होगा कि अब C2 उसे डिस्ट्रॉय ना करे। अब इससे ये साबित होता है कि अगर दो सिविलाइजेशन को एक दूसरे के बारे में पता है तो सर्वाइवल के लिए किसी एक को खत्म होना ही होगा। लेकिन अगर इन्हें नहीं पता तो ये सिनेरियो 2 बन जाता है, जिसमें C1 और C2 एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। C1 C2 से कम एडवांस है, जिसकी वजह से तमाम चांसेस पिछले सिनेरियो की तरह सेम ही रहेंगे, सिर्फ कुछ ही चीजें चेंज होंगी। अब C1 के पास एक चॉइस है कि वो सिग्नल्स भेजकर दूसरे को ढूंढने की कोशिश करेगा या फिर चुपचाप अपनी लोकेशन को सीक्रेट रखेगा। अगर इस दौरान C1 के सिग्नल्स को C2 ने डिटेक्ट कर लिया तो इसे C1 की लोकेशन का पता चल जाएगा। जैसे पहले सिनेरियो में C2 सिविलाइजेशन C1 को खत्म कर देगी, लेकिन अगर C1 ने कोई सिग्नल भेजा ही नहीं तो इसे किसी भी सिविलाइजेशन का पता ही नहीं चलेगा और C2 को भी पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से दोनों ही जिंदा बच सकते हैं। यानी कि अगर हम C1 हैं तो किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कम एडवांस हैं और अपनी लोकेशन को ब्रॉडकास्ट ना करने में हमारी भलाई है। वो अलग बात है कि हम ये समझने में बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने एक बार नहीं बल्कि बार बार अपनी लोकेशन रिवील की है। जैसा कि 1974 में एरिसीबो मैसेज और 1977 में वॉयेजर की गोल्डन डिस्क, जिसमें हमने हर चीज डिकोड की है। अगर ड्रेक इक्वेशन के लेटेस्ट वैल्यू की मानी जाए तो हमारे यूनिवर्स में तकरीबन 15.6 मिलियन सिविलाइजेशन मौजूद है। अगर इनमें से 1% सिविलाइजेशन भी हमसे एडवांस निकली तो ये सब मिलकर हमारे लिए खतरा बन सकती है। यही चीज इस सोल्यूशन को हमारे लिए डरावना बनाती है। दरअसल हम ये सोचते हैं कि हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं सोच रहा कि हो सकता है कि वो हम पर ऑलरेडी नजर रख रहे हैं। आपको ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा होगा, तो जरा सुनिए। ब्राजील में 19 अक्टूबर 1957 की रात जब एंटोनियो बेस नाम का फार्मर अपने खेत से वापस आ रहा था तो उसने आसमान में रेड कलर की रोशनी देखी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब उसे पता चला कि ये रोशनी एग शेप एरियल क्राफ्ट से आ रही है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया, लेकिन उसे एक क्रिएचर ने पकड़ा और वो उसे अपने स्पेसशिप में ले गया। यहाँ पर आते ही उन्होंने फार्मर पर एक अजीब सी जेल लगाई और उसे टेस्ट के लिए ले गए और उसकी चीन से ब्लड सैंपल लिए। इसके बाद इसे वापस भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। उसकी इस स्टोरी को सुनकर ब्राजील के डॉक्टर ने उसे मेडिकल के लिए बुलाया और उन्हें पता चला कि बोआज रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो चुका था और इसकी बॉडी पर रेड लम्प्स भी मौजूद थे जिनमें से येलो लिक्विड निकल रहा था। बोआज की इस स्टोरी को सब थ्योरिस्ट सच मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक फर्मी पैराडॉक्स का एक और टेरिफाइंग सॉल्यूशन है कि हम एलियंस को ढूंढ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो हमारे दरमियान में ही मौजूद है। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।